और दूसरे चैप्टर में इसका क्या पढ़ना है, एप्लीकेशन पढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। बायोटेक्नोलॉजी कोई बताएगा क्या है, किसको कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी? कोई प्रोडक्ट बने या कोई देखिए बहुत साधारण शब्दों में कहेंगे बायोटेक्नोलॉजी लिविंग सिस्टम के साथ कोई टेक्नोलॉजी यूज करना, चाहे कोई प्लांट है या कोई एनिमल है या कोई सेल है, उसके साथ आप कोई टेक्नोलॉजी उसमें छेड़छाड़ कर रहे हैं। ठीक है, कोई तकनीकी यूज कर रहे हैं जिसमें आप प्लांट यूज कर रहे हैं या एनिमल यूज कर रहे हैं या प्लांट की कोई सेल ले रहे हैं, ठीक है, या प्लांट या एनिमल का कोई एंजाइम यूज करके कोई प्रोडक्ट बनवा रहे हैं। क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में हम प्लांट, एनिमल या उनके पार्ट्स को या उनकी सेल को या उनके द्वारा बनाए हुए कोई एंजाइम को यूज करते हैं, किसके लिए, कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए। और वो प्रोडक्ट किसके लिए बनाया जाता है, हम लोगों के लिए। किसके लिए, ह्यूमन अपने फायदे के लिए कुछ अगर बना रहा है उनको यूज करके, ठीक है, वो है बायोटेक्नोलॉजी। खेती की जा रही है अगर, वो बायोटेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि उसमें हम कोई नई, अगर उसमें कोई नई टेक्निक आप यूज कर रहे हैं तो बायोटेक्नोलॉजी है। सिंपली आपने जो है सीड को ग्रो करा दिया, वो बायोटेक्नोलॉजी नहीं है। समझ में आया? तो यहाँ डेफिनेशन लिख लीजिएगा बायोटेक्नोलॉजी की। क्या देखिए, यूज ऑफ लिविंग सिस्टम, लिविंग सिस्टम का यूज होना। लिविंग सिस्टम का मतलब प्लांट या फिर एनिमल हो गया, या माइक्रोब भी कह सकते हैं, या फिर माइक्रोब्स, क्योंकि बैक्टीरिया को भी यूज किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है, यूज ऑफ द लिविंग सिस्टम, प्लांट, एनिमल और माइक्रोब्स और सेल्स, या तो उनकी सेल्स और पार्ट्स, या तो उनका कोई पार्ट यूज किया जा रहा है या फिर क्या यूज किया जा रहा है, एंजाइम्स यूज किए जा रहे हैं, या तो उनके एंजाइम्स को यूज किया जा रहा है। किसके लिए, टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट, ठीक है, एंड प्रोसेसेस। ये लाइन, पहली लाइन बुक में जो लिखा हुआ है थोड़ा सा मैंने चेंज करके लिखा है। ठीक है, उसमें लिखा होगा इट डील्स विद द टेक्निक यूजिंग ऑफ द लिविंग सिस्टम, ठीक है, टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट फॉर द ह्यूमन वेलफेयर, ठीक, एंड प्रोसेसेस। ये लिखा है ह्यूमन अपने फायदे के लिए। ये प्रोडक्ट क्यों, प्रोडक्ट क्यों बनाया जाता है, ठीक है, क्यों, तो फॉर ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन अपने फायदे के लिए, ठीक, कोई प्रोडक्ट बनाएगा तो उसको क्या कहेंगे, बायोटेक्नोलॉजी। उसमें वो क्या यूज करेगा, वो या तो प्लांट यूज करेगा या एनिमल, ठीक है, या उसका कोई सेल यूज करेगा या उसका कोई पार्ट यूज करेगा। पार्ट करने का मतलब ये देखिए, सेल में अभी मैं सब समझा दूंगा। सेल कहाँ यूज की जाती हैं, जिससे कोई प्लांट यूज किया जा रहा है या एनिमल। सेल का यूज टिश्यू कल्चर में हम लोग क्या यूज करते हैं, सेल कोई तो यूज करते हैं ना, किसी प्लांट से सेल निकाला, ठीक है, उसको टिश्यू कल्चर से नया प्लांट बना दिया। ये टेक्नोलॉजी है कि नहीं है, ठीक है। और पार्ट्स यूज कहाँ किया जाता है, ग्राफ्टिंग, समझ में आ रहा सबको, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, प्लांट का पार्ट लेते हैं, ठीक है, स्टेम यूज किया जाता है ना, दो प्लांट के स्टेम को क्या कर देते हैं, टाई अप करके और बांध देते हैं इस तरीके से, वो ग्राफ्टिंग, उसमें प्लांट का पार्ट यूज किया जा रहा है, ठीक है। रूट यूज कर रहे हैं, स्टेम या लीफ, या तो उनके कोई एंजाइम को यूज कर रहे हैं। अब एंजाइम थोड़ा समझ लीजिए, मुझे यही समझाना, एंजाइम आपको नहीं समझ में आएगा। किसके लिए ये सब यूज करते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए। बायोटेक्नोलॉजी में जनरली पूछा जाए आप बनाते क्या हैं, तो क्या बताएंगे, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स, प्रोटीन्स बनवाई जाते हैं। क्या बनाई जाती हैं, प्रोटीन्स, ठीक है, या कुछ एंजाइम्स को यूज करके प्रोटीन बनाएंगे। एंजाइम्स देखिए कौन कौन सा बायोटेक्नोलॉजी में यूज करते हैं, एमाइलेज, एमाइलेज एंजाइम को यूज किया जाता है, लाइपेज को यूज करेंगे, प्रोटीएज को यूज करेंगे, पैक्टिनेज को यूज करेंगे। अगर आपने अगला चैप्टर पढ़ रखा होगा थोड़ा बहुत, तो उसमें ये इसका जिक्र है,
ठीक है। अब मैं बताऊं एमाइलेज एंजाइम बताइए क्या करता है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, हमको पता है। ठीक, ये एमाइलेज एंजाइम कौन बनाएगा? एनिमल बनाएगा, हम लोगों के अंदर बनता है। तो हम लोग प्लांट या एनिमल ना यूज करके हम एनिमल के द्वारा बनाए हुए एमाइलेज को यूज कर रहे हैं। कहाँ यूज कर रहे हैं? कोई चीज नई चीज बनाने के लिए एमाइलेज का यूज कहाँ होता है? बायोटेक्नोलॉजी में इसका यूज जानते हैं कहाँ होता है? बायोडीजल बनाने में, बायोडीजल। ठीक है, इसका यूज होता है फॉर बायोफ्यूल प्रोडक्शन, बायोफ्यूल प्रोडक्शन, बायोफ्यूल को बनाने के लिए। ठीक है, हाँ बताइए। बायोटेक्नोलॉजी की दो परिभाषाएं आपके एनसीईआरटी में। शुरुआत की जो परिभाषा है वो थोड़ी ओल्ड डेफिनेशन है। अगर कहा जाए EFB के अकॉर्डिंग क्या परिभाषा है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो वो लास्ट की परिभाषा भी मैंने दोनों को इंक्लूड कर दिया है, वो भी मैं पढ़ दूंगा अभी आपको। ठीक है, सिंपली अगर क्वेश्चन आएगा बायोटेक्नोलॉजी डेफिनेशन क्या है, तो लिविंग सिस्टम को यूज करके कोई नया प्रोडक्ट बनाना, ह्यूमन वेलफेयर के लिए बायोटेक्नोलॉजी। अब EFB जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या है वो अभी मैं लिखा दूंगा। ठीक है, उसको भी समझाऊंगा। तो लाइपेज एंजाइम का कहाँ यूज करते हैं जानते हैं? लाइपेज लिपिड को डाइजेस्ट, कपड़े पर जो ऑयल का स्टेन धब्बा लगता है, तो जो डिटर्जेंट होता है, सर्फ डिटर्जेंट, उसका जो फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला का मतलब डिटर्जेंट जो बनता है, उसमें लाइपेज एंजाइम यूज किया जाता है, क्योंकि वो ऑयल के स्टेन को हटाता है। ये अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लाइपेज है डिटर्जेंट में यूज किया जाता है, डिटर्जेंट, ये हम लोग अगले चैप्टर में। प्रोटीज एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। बताइए बायोटेक्नोलॉजी में कहां हम प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे? पता किसी को? हाँ, सुन लीजिए, आप किसी सेल से डीएनए निकालते हैं ना, पढ़ा है सब, अगले चैप्टर सब पढ़ा। डीएनए सेल से कैसे निकाला जाता है, ध्यान सुनिएगा। तो सेल को डाइजेस्ट कराते हैं, सेल वॉल को तोड़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन को तोड़ेंगे। सेल वॉल किस चीज की बनी है? प्लांट सेल है तो सेलुलोज की है, एनिमल सेल में होती नहीं है, फंगस है तो काइटिन की, उसके लिए काइटिनेज एंजाइम यूज किया। भाई बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग डीएनए को निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? तो डीएनए को ले जा करके उसको कट करके कहीं जोड़ते हैं, तो सेल से तो निकाला जाएगा, सेल में आप एंजाइम यूज करना पड़ेगा हमको, तभी तो निकाल पाएंगे। तो अगर प्लांट सेल है तो सेलुलेज एंजाइम मैंने नहीं लिखा है, सेलुलोज का भी यूज होता है बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है, एनिमल सेल है तो लाइसोजाइम से ट्रीट करेंगे, लाइसोजाइम सेल मेम्ब्रेन को तोड़ेगा। ध्यान सुनिएगा, अब जब डीएनए को निकाल लेंगे तो डीएनए के साथ आपको पता होना चाहिए हिस्टोन प्रोटीन जुड़ा होता है ना? तो हिस्टोन प्रोटीन है तो प्रोटीन है, तो इसके लिए प्रोटीज एंजाइम यही मिलाएंगे, क्योंकि डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन चिपकी हुई है। हमको डीएनए प्योर फॉर्म में निकालना है, एकदम प्योर फॉर्म में, तो प्रोटीन हटाना पड़ेगा। वहां क्या यूज करेंगे? प्रोटीज वहीं यूज करते हैं। समझ में आया? और कई जगहों पर है। पैक्टिनेज कहाँ यूज करेंगे? फ्रूट जूस, फ्रूट का जो जूस है उसको क्लियर करने के लिए, क्लियरिफिकेशन, ये अगले चैप्टर में पढ़ेंगे आप। शॉर्ट फॉर्म में मैंने एंजाइम का मतलब बता दिया कि बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग कुछ एंजाइम को यूज करते हैं, प्लांट या एनिमल के एंजाइम, ठीक, इनका यूज किया जाता है। ये हो गई डेफिनेशन, जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन। समझ में आया? आगे देखिए, इसके बाद जो EFB है, EFB यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये क्या है? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की एक संस्था है यूरोपियन फेडरेशन। ठीक, इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या है वो आपको रटना पड़ेगा। रटना क्या है वो स्टेटमेंट में आएगा जैसे, ठीक है, तो थोड़ा सा माइंड में होना चाहिए आपके। ये है इट इज इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, बुक में लिखा गया, अंडरलाइन कर लीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस। ठीक है, अब आप पढ़ दिए थोड़ा सा, क्योंकि हमको डेफिनेशन क्लियर नहीं है इसमें।
एंड ऑर्गेनिज्म, यही लिखा ना, सेल पार्ट्स, मॉलिक्यूलर एनालॉग्स, मॉलिक्यूलर एनालॉग्स, ठीक है, टू ऑब्टेन प्रोडक्ट, हाँ, फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस। इसका मतलब आप समझ लीजिए, थोड़ा सा मीनिंग समझ लीजिए डेफिनेशन का। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी क्या है? विज्ञान जो होता है, नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान, ठीक है। तो साइंस का इंटीग्रेशन है, मतलब साइंस को किसके साथ जोड़ा जाता है? विज्ञान को किसके साथ जोड़ते हैं? ऑर्गेनिज्म के साथ। क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हैं अगर आप, तो उसमें ऑर्गेनिज्म तो लेना पड़ेगा आपको ना। आपके पास जो साइंस की जानकारी है वो तो है ही है, उसको कहाँ अप्लाई कराएंगे? ऑर्गेनिज्म लेंगे ना, ठीक है। हम ऑर्गेनिज्म लेते हैं, ऑर्गेनिज्म प्लांट, एनिमल, कुछ भी हो सकता है, माइक्रोब, या तो कोई सेल ले सकते हैं। अब अगर माइक्रोब ले रहे हैं तो सेल ही तो है। माइक्रोब क्या? लेडीज सेल है। एनिमल की कोई सेल ले लिया, प्लांट की कोई सेल ले लिया, या उनका कोई पार्ट ले लिया कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए, या उनका मॉलिक्यूलर एनालॉग। मॉलिक्यूलर एनालॉग का मतलब डीएनए, ठीक है। मॉलिक्यूल ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं? मॉलिक्यूल। जो डीएनए है वो क्या है? बायोमॉलिक्यूल। तो इसका मतलब हम लोग लेते जनरली डीएनए ही तो है, यही तो करते हैं ना। अगर मैं सिंपली समझा दूंगा, डीएनए ही लिया जाता है मॉलिक्यूल। किसके लिए सारा काम कर रहे हैं? प्रोडक्ट बनाने के लिए। और किसके लिए कर रहे हैं? सर्विसेज के लिए। सर्विसेज का मतलब, जैसे बायोटेक्नोलॉजी में हम प्रोडक्ट बनाते भी हैं और इसके साथ कुछ सर्विस भी होती है। जैसे इलाइजा, जो इलाइजा एक टेक्निक है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक है ना, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है? सर्विस है, ठीक है। और पीसीआर भी एक टेक्निक है इसमें, तो बहुत ये टेक्निक है। हाँ, वैक्सीन, डीएनए वैक्सीन बनाना, ठीक। तो ये हो गया। अब देखिए, अगर मैं कहूं कि पूरा ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में मिल्क से कर्ड बनाना, दही का बनना, ठीक है। अगर ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में देखेंगे, पुराने समय की बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है, तो कर्ड का फॉर्मेशन होना, कर्ड का फॉर्मेशन, ठीक है, और वाइन का प्रोडक्शन होना, और ब्रेड का बनना, ये सब बायोटेक्नोलॉजी में आता है। ये क्या है? ये ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी है। ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी है। ट्रेडिशनल का मतलब पुराने जमाने की है, आज भी चल रही है, ठीक है। ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी कह सकते हैं। अब बताइए, कर्ड में कैसे बायोटेक्नोलॉजी आ गई? कर्ड बना रहे हैं हम, बायोटेक्नोलॉजी कैसे हो गया? उसमें हम कोई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना। हम उसमें मिल्क में अपने आप कर्ड तो बन नहीं जाएगा ना। मिल्क में आपने बैक्टीरिया मिलाया, जावन जिसको स्टार्टर कहते हैं, तो आपने मिलाया ना, तभी तो कर्ड बनी। तो हम माइक्रोब को यूज कर रहे हैं ना, क्या बनाने के लिए? कर्ड। वाइन बनाने में, ठीक है, बियर बनाने में ईस्ट का यूज किया जाता है ना। क्या करते हैं? इडली डोसा का बनाना भी बायोटेक्नोलॉजी है। इडली डोसा, ठीक है, जितने फर्मेंटेशन प्रोडक्ट हैं। और ब्रेड का बनना भी इसमें ईस्ट यूज किया था। अगर ईस्ट नहीं मिलाएंगे, माइक्रोब नहीं मिलाएंगे, तो ब्रेड नहीं बनेगी। तो माइक्रोब को मिला करके आपने आटे में ब्रेड बना लिया, कुछ प्रोडक्ट बनाया ना। तो बायोटेक्नोलॉजी ओल्ड वाली है। नई बायोटेक्नोलॉजी में क्या है? देखिए, नए में अब बहुत सारी चीजें हैं। कोई बताएगा नए में क्या है? हाँ, देखिए, टेस्ट ट्यूब बेबी, ये भी बायोटेक्नोलॉजी में आता है, ठीक है। डीएनए वैक्सीन समझते हैं। जनरली वैक्सीन जो बनती है उसमें माइक्रोब यूज किया जाता है। जैसे कोरोना वैक्सीन जो बनी थी, उसमें कोरोना वायरस को वीक करके या मार करके उसमें वैक्सीन में डाला गया था, ठीक है, डिसआर्म करके। ये वैक्सीन डीएनए से बनती हैं, समझ में आया? और जीन थेरेपी आगे पढ़ेंगे। अगर जीन डिफेक्ट है
उसको ठीक किया जा सकता है, सबको नहीं किया गया है। जेनेटिक बीमारियों को कहते हैं ठीक नहीं कर सकते, लेकिन कुछ जेनेटिक बीमारियों को ठीक किया गया है, वो इसी से किया गया है, जीन थेरेपी से। ठीक है, समझ में आया? जैसे स्किड एक डिजीज है, स्किड एडी डेफिशिएंसी वाली होती है, उसको ठीक किया गया है इससे। समझ में आ रहा है? और बताइए, ये तो बहुत मॉडर्न में हो गया। जीन क्लोनिंग भी बायोटेक्नोलॉजी में। क्लोनिंग कहते हैं ना, डोली बनाई गई है ना, डोली भेड़ बनाया गया ना, सबसे पहला पूरे वर्ल्ड में कौन सा क्लोन बनाया गया? डोली शीप। इंडिया में सबसे पहले काऊ बनाई गई, गंगा नाम था उसका, काऊ, हरियाणा में। तो ये जीन क्लोनिंग के द्वारा एक ऑर्गेनिज्म का 2 कॉपी बना दिया, एकदम उसी का 2 कॉपी। ह्यूमन में नहीं बनाते हैं ये, ह्यूमन में परमिशन नहीं है क्लोन बनाने की। समझ में आया? हाँ, लीगल नहीं है ये क्लोनिंग हो गया, ये बायोटेक्नोलॉजी में आता है। और देखिए इसके अलावा और क्या आता है? ग्राफ्टिंग बायोटेक्नोलॉजी में है ना, कटिंग करते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं। और बताएंगे हाइब्रिडाइजेशन करते हैं ना। टिश्यू कल्चर किसमें? बायोटेक्नोलॉजी में आता है, क्योंकि टिश्यू कल्चर में कोई सेल लेकर के हम यूज करते हैं। और बताएंगे इसके अलावा जितना आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ रखा है, ICSI, GIFT, खाली टेस्ट ट्यूब भी नहीं, सबका सब इसमें आएगा टोटल। ठीक है, सब बायोटेक्नोलॉजी में है। तो ये कुछ हो गया एग्जाम्पल, समझ में आया? ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। अब समझ में आया ना बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? लिविंग सिस्टम में कोई भी टेक्नोलॉजी यूज कर देना, कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए, अपने फायदे के लिए, वो सब बायोटेक्नोलॉजी में आता है। ठीक, अब इसके स्टेप्स कितने हैं? प्रिंसिपल्स कितने प्रिंसिपल हैं? 2। पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा है स्टेरिलाइजेशन। इसी को बोलते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। दो प्रिंसिपल्स हैं इस पर काम, 2 नियम हैं। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी 2 प्रिंसिपल पर काम करता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या है? बायोटेक्नोलॉजी में हम करते क्या है? कोई भी जीन को क्या करते हैं? क्लोन करते हैं, फिर इसको एक प्लाज्मिड के साथ जोड़ते हैं, वेक्टर के साथ जोड़ते हैं, वेक्टर के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, वेक्टर के साथ ऐड करेंगे और इसको क्या करेंगे? होस्ट सेल में ट्रांसफर कर देंगे। ये है तरीका जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन की इंजीनियरिंग कर देना। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा है? हाँ, जैसे मान लीजिए आपके पास ये सेल है या कोई प्लांट है, आप चाहते हैं उस प्लांट में बहुत अच्छे फूल आ रहे हैं। ठीक है, ठीक, वो क्वालिटी उसकी दूसरे प्लांट में ट्रांसफर करना चाहते हैं। प्लांट में कोई भी खासियत है, एनिमल में कोई भी खासियत है, तो पहले पता लगाएंगे वो खासियत किस जीन के कारण है। अगर किसी भी कोई एनिमल बहुत ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है, तो चाहते हैं कि ये क्वालिटी उसकी दूसरे में ट्रांसफर करना, तो क्या करेंगे? उसकी वो वाली जीन खोज के लेके खोजेंगे जिसकी वजह से हाई मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक, तो हम उसकी उस सेल से उस जीन को निकालते हैं जिसकी वजह से उसको बोलते हैं डिजायर्ड जीन। क्या बोलते हैं? डिजायर्ड। ठीक है, जिसको आपको कहीं भेजना है। इस जीन को क्या करेंगे? इसी को एलियन डीएनए भी कहते हैं। एलियन डीएनए डिजायर्ड जीन बोलते हैं। इसको क्या करेंगे? एक प्लाज्मिड में जोड़ेंगे। किस में जोड़ेंगे? प्लाज्मिड में हमने जोड़ लिया। जिसको जो समझ में नहीं आएगा बता दीजिएगा ये सब कैसे है। ठीक है, ऐसा क्यों किया जा रहा है तो मैं बता दूंगा अभी। प्लाज्मिड में जोड़ने के बाद में इसको होस्ट सेल में हम क्या करेंगे? भेज देंगे। होस्ट सेल क्या क्या हो सकती है? अभी ये स्टेप फिर से जिक्र किया जाएगा। इसका स्टेप मैं फिर से आगे बताऊंगा, ये तो मैंने रफली बता दिया। ठीक है, इसी पर पूरा चैप्टर बेस्ड है। पूरे चैप्टर में यही करना है। ठीक, तो अभी फिर समझिएगा।
स्टरलाइजेशन क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजी का एक्सपेरिमेंट जहां किया जाता है वहां एनवायरनमेंट एकदम हाइजीनिक होना चाहिए। हाइजीनिक का मतलब इन्फेक्शन फ्री, कोई बाहर का इन्फेक्शन नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर बाहर का इन्फेक्शन आ गया तो आपके एक्सपेरिमेंट को डिस्टर्ब कर देगा। तो स्टरलाइजेशन में क्या करते हैं? वी प्रिवेंट और वी चेक द अनडिजायरेबल ग्रोथ ऑफ द अनडिजायरेबल माइक्रोब्स। हवा में जो माइक्रोब्स हैं, ठीक है, तो उस कमरे में ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए जहां एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहां कोई दूसरा एयर का माइक्रोब ना पहुंच जाए, उसके लिए आपके पास व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें करते क्या है? प्रिवेंट और चेक ग्रोथ ऑफ अनडिजायरेबल माइक्रोब्स। मतलब पूरा इन्वायरमेंट क्या होना चाहिए? हाइजीनिक होना चाहिए, माइक्रोब फ्री इन्वायरमेंट। इसका मतलब क्या है? माइक्रोब फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो अनवांटेड चीजें ग्रो कर जाएंगी, वहां कोई और माइक्रोब्स आकर के ग्रो कर जाएगा, वो इन्फेक्शन करा देगा उस एरिया में एक्सपेरिमेंट को। ये हो गया। अब इस बायोटेक्नोलॉजी में जो हम करते हैं तो क्या जरूरत है? तो एक पैराग्राफ में ये समझाया गया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल में क्या अंतर होता है। तो ये पता होगा आप सबको। ठीक है, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये हम जानते हैं रिप्रोडक्शन, ये बेटर है। ये क्या है? ये बेटर देन एसेक्सुअल है, बेटर देन एसेक्सुअल। ये सबको पता है क्यों बेटर है? इसमें सबसे बड़ा है कि वेरिएशन आता है, एसेक्सुअल में वेरिएशन नहीं आता। वेरिएशन आना जरूरी है, क्योंकि आप अगर कुछ बना रहे हैं तो अगली या जो पेरेंट हैं, पेरेंट की अगली जनरेशन में अगर वेरिएशन चेंज नहीं आएगा तो विकास कैसे होगा? विकास का मतलब ये है कि चेंज आना चाहिए ना, और चेंज अच्छा वाला होना चाहिए। ठीक है, बेटर चेंज होना चाहिए। ठीक, एसेक्सुअल में वेरिएशन नहीं आता, क्लोन बनता है, एकदम एग्जैक्ट टू कॉपी बनता है। दूसरी चीज क्या है? जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसका नुकसान भी है कि ये थोड़ा लॉन्ग टाइम टेकिंग है, सेक्सुअल शॉर्ट टाइम है। जैसे बैक्टीरिया 20 मिनट में अपनी 2 कॉपी बना देता है, इकोलाई बैक्टीरिया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। ठीक, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए बड़ा टाइम लगता है। ह्यूमन में देखिए 9 मंथ का टाइम लगता है, होता है ना, अगली जनरेशन को लाने के लिए। तो सबका अपना फायदा है, सबका अपना नुकसान है, लेकिन फिर भी इसको हम अच्छा मानते हैं। क्यों? क्योंकि वेरिएशन आता है, हमको वेरिएशन जरूरी है। ठीक, इस पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्सुअल अच्छा है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ड्रॉबैक भी है, इसीलिए हम बायोटेक्नोलॉजी कराते हैं। ड्रॉबैक इसका यह है कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, पता है ना? नहीं कराते हैं। अरे स्पर्म है, हम लोग नहीं कराते हैं ऑटोमेटिक। जैसे मेल में, ये ह्यूमंस में जब रिप्रोडक्शन होता है तो मेल में स्पर्म मेल का फीमेल का ओवा फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाएगा, होता है। ये हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, 2 सेल का जीनोम क्या हो रहा है? फ्यूज हो रहा है। समझ में आया? या प्लांट में ब्रीडिंग कराते हैं ना, आपने प्लांट वाला जो चैप्टर पढ़ा होगा 12th में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द फ्लावरिंग प्लांट, उसमें एमस्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक है ना, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है, वो भी हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है? तो हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये आप कह सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन, बुक में ये लिखा गया है, जो ट्रेडिशनल टेक्निक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वो हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं उसको। ट्रेडिशनल जो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन, उसमें होता क्या है? उसमें 2 ऑर्गेनिज्म का जीनोम फ्यूज होता है। जैसे पॉलन ग्रेन, क्या करते हैं हम? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जब प्लांट में कराया जाता है तो किसी प्लांट का पॉलन ग्रेन अच्छी वैरायटी का लेकर के दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर सेट कर देते हैं, तो नई वैरायटी बन गया। एनिमल में ब्रीडिंग कैसे कराई जाती है? अच्छी वैरायटी का, जैसे कैटल्स में अगर करा रहे हैं, अच्छी वैरायटी का क्या ले लेंगे? मेल, उसको फीमेल को इंसेमिनेट कराएंगे, उससे, होता ना। ठीक,
वो एनिमल में ब्रीडिंग हो गया, वो भी हाइब्रिडाइजेशन है, संकरण बोलते हैं उसको। तो इसका एक नुकसान ये है कि इसमें फायदेमंद जीन, सारी जीन मिक्स हो जाती हैं, अनडिजायरेबल जीन। समझ में आया? जैसे अगर मान लीजिए पॉलिन ग्रेन है, ये पॉलिन ग्रेन, इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, इसमें कुछ जीन्स होंगी, ये कहां से मिला, मेल पार्ट से, और फीमेल पार्ट में ओवरी होती है, ओवरी ये होगी, ओवरी में क्या यहाँ पर एम्ब्रियो सैक होगा, और एम्ब्रियो सैक में बीच में न्यूक्लियस होता है, सेंट्रल सेल में होता है ना, और यहाँ पर एग सेल होती है, ये एग सेल है, इसमें यहाँ पर भी डीएनए होगा। तो फीमेल पार्ट के पास अपना डीएनए, इसके पास अपना, जब ये फ्यूज होता है तो इसका सारा जीनोम इसके साथ फ्यूज हो जाएगा। या कोई मेल एनिमल है, वो फीमेल को इंसेमिनेट करता है तो अपना स्पर्म भेजेगा ना, तो स्पर्म का टोटल डीएनए उसके साथ जुड़ जाएगा जाकर के। ठीक, तो जीन में, किसी सेल के डीएनए में बहुत सारी जीन ऐसी होती हैं जो काम की होती हैं, और बहुत सारे जीन काम की नहीं होती हैं। उसमें आपकी इच्छा नहीं चलेगी, ठीक है, उसमें आपकी इच्छा नहीं चलेगी, क्योंकि दो ऑर्गेनिज्म को आपने हाइब्रिडाइज कराया तो उसमें सब कुछ दोनों का मिक्सअप आ जाएगा, प्रोजेनी में आ जाएगा, दोनों में जो जीन्स होंगे सब मिक्स होके आ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर जीन किसी एनिमल में हम ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको उस जीन को निकालना पड़ेगा यहां से, और फिर उस जीन को भेजना पड़ेगा दूसरे ऑर्गेनिज्म में, तो उसके लिए बायोटेक्नोलॉजी कराई जाएगी। समझ में आया? जो मॉडर्न वाली है। तो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन का नुकसान यही है कि इसमें सारी जीन क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, अगली जनरेशन में सारी जीन आ जाएंगी। तो इसमें ऑल डिजायरेबल जो हम चाहते हैं एंड अनडिजायरेबल जीन्स ट्रांसफर हो जाती हैं, ट्रांसफर इन नेक्स्ट जनरेशन, अगली जनरेशन में सभी जीन्स ट्रांसफर हो जाएंगी, क्योंकि दोनों का जीनोम मिक्स हो रहा है उसमें। ठीक है, और हम क्या चाहते हैं, हम अपनी इच्छा से कुछ जीन को अगर भेजना चाहते हैं तो उसके लिए हमको उस जीन को निकालना पड़ेगा। ये हो गया। तो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन का नुकसान यही है कि इसमें ये वाली जीन भी क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है अगली जनरेशन में। अब जो देखिए, आप पढ़ लीजिएगा, सब कुछ लिखा उसमें क्या समझा रहे हैं। देखिए, एक चीज पहले ये समझिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में बताया गया। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब समझते हैं जीन की इंजीनियरिंग करना, जीन के साथ छेड़छाड़ करना, जीन को कहीं भेजना। तो किसी प्लांट या किसी एनिमल या किसी, देखिए जीन का सोर्स अगर कहा जाए, सोर्स ऑफ जीन क्या हो सकता है, आप जीन कहां से ले सकते हैं? या तो कोई एनिमल से ले सकते हैं जीन, अगर कोई एनिमल में आपको कैरेक्टर कोई अच्छा लग रहा है, उसको चाहते हैं कि वो कैरेक्टर अगले किसी दूसरे में ट्रांसफर करें हम, तो उसकी वाली जीन को आपको निकालना पड़ेगा। एनिमल से जीन को ले सकते हैं, प्लांट से जीन को ले सकते हैं, या कोई माइक्रोब से जीन को ले सकते हैं। ठीक, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते क्या है, हम जीन को आइसोलेट करते हैं। अब हालांकि एक साथ में सारे स्टेप भी बता सकता हूं इसमें एक साथ, हालांकि वो स्टेप आगे भी दिए हैं, पूरे चैप्टर में यही घूमता है। ठीक है, हाँ, तो एक बार स्टेप, लेकिन उसके पहले हमको टूल्स बताने पड़ेंगे, उसके पहले भी टूल्स दिया है। ठीक, तो थोड़ा समझते हैं धीरे धीरे। सोर्स ऑफ द जीन, जीन कहां से ले सकते हैं? ये जो हम जीन लेते हैं इसको बोलते हैं एलियन डीएनए, एलियन डीएनए बोला जाता है। अगर कहीं से जीन आपने कोई निकाला एक्सपेरिमेंट के लिए, उसको एलियन डीएनए बोलेंगे या डिजायर्ड डीएनए बोलेंगे, डिजायर्ड डीएनए या जीन बोल सकते हैं। ठीक है, डिजायर्ड जीन या एलियन डीएनए, या जीन ऑफ इंटरेस्ट भी कह सकते हैं, हमारी इच्छा, इंटरेस्ट वाला जीन। एक नाम इसका है जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो आप भेजना चाहते हैं कहीं, उसको आप कहीं से आइसोलेट करेंगे तो उस जीन को क्या बोलेंगे? जीन ऑफ इंटरेस्ट।
अब एक चीज पहले ये समझिए, मान लीजिए वो स्टेप में आगे बताऊंगा, आपके पास आपने यहां से इस जीन को निकाला, ये जीन आपके पास थी, इस जीन को आप क्या चाहते हैं, इस जीन का प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे ह्यूमन का पैनक्रियास से वो वाला जीन निकाला गया है जो इंसुलिन बनाता है, और इंसुलिन का फैक्ट्री में बड़े लेवल पर इंसुलिन को बनाया जाता है, ठीक है। जो इंसुलिन का इंजेक्शन आता है वो बायोटेक्नोलॉजी से भी बनाया जाता है। तो उसमें ह्यूमन की इंसुलिन पैनक्रियास से सेल ले लेंगे और उसमें उस जीन को खोजेंगे जो इंसुलिन बनाती है। वो जीन क्या है, ये पैनक्रियास का सेल है, ये उसका डीएनए सेल का, और वहां से उस जीन को, ये जीन वो जीन है जो इंसुलिन, फॉर एग्जांपल ले रहा हूं कि वो इंसुलिन बनाने वाली जीन है, इसको यहां से क्या करेंगे, आइसोलेट। कैसे आइसोलेट करेंगे वो पूरा स्टेप समझाएंगे आगे, वो पूरा टॉपिक ही आइसोलेशन ऑफ जीन। अब हाँ, बायोटेक्नोलॉजी का ज्यादातर यूज होता है। बैरियर नहीं, जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन, नहीं, वो केमिकल हार्मोन है, ठीक है, उसको इससे नहीं बनाया जाता, लेकिन यहाँ इंसुलिन को इससे बनाया जाता है, ठीक। तो ये हमने जीन को निकाला, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब बताइए, अगर ये सपोज करिए इंसुलिन बनाने वाली जीन है, क्या है, इंसुलिन को बनाने वाली जीन है, ठीक है, फॉर इंसुलिन प्रोडक्शन, एग्जाम्पल, या कोई भी प्लांट से आपने कोई जीन निकाला जो कोई प्रोडक्ट बना सकती है, उस प्रोडक्ट, उस जीन को, अच्छा जीन को निकालने की जरूरत क्या है, ये तो ठीक है ह्यूमन से हम निकाल रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई प्लांट है, ठीक है, वो प्लांट कोई पर्टिकुलर एंजाइम बना रहा है, एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन। तो उसको हम निकाल करके और उसको बायोटेक्नोलॉजी से होस्ट सेल में क्यों भेजते हैं, क्या जरूरत है, वो वहीं से नहीं ले सकते हैं क्या। सपोज करिए ये जैसे कोई काव है, ठीक है, वो मिल्क प्रोड्यूस कर रही है, उसके मिल्क में क्या चीज है, काफी न्यूट्रिशियस है, या कोई पर्टिकुलर प्रोटीन उसके मिल्क में है, ठीक है, समझ में आया। तो अगर आप चाहते हैं कि काव से उस जीन को निकालना जो पर्टिकुलर उसके मिल्क में जो प्रोटीन आ रही है, उस प्रोटीन को हम क्या आइसोलेट करना चाहते हैं, तो हम उसकी जीन को निकालने की जरूरत क्या हम काव के मिल्क को नहीं ले सकते हैं। वो देखिए, वो छोटे स्केल पर है। अगर आप कोई भी चीज बड़े स्केल पर करना चाहते हैं, कोई प्रोटीन प्लांट चाहते हैं, कोई प्लांट प्रोटीन बना रहा है, उस प्रोटीन को बड़े स्केल पर बनाना चाहते हैं सप्लाई कराने के लिए, ठीक है, ह्यूमंस को, या एनिमल से कोई प्रोटीन बन रही है, उसको बड़े स्केल पर चाहते हैं, तो उसको आपको क्लोन कराना पड़ेगा, उसको किसी दूसरी सेल में भेजना पड़ेगा, ठीक है। होस्ट सेल में, किस सेल में भेजेंगे उसको, होस्ट सेल में, क्योंकि होस्ट हमको बड़े स्केल पर चाहिए, वो उतना ज्यादा मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा है, ठीक। तो यहां से पहले तो एक चीज समझिए जो बुक में समझाया गया है कि हम यहां से जीन को निकालते हैं, जीन को क्या बोलते हैं, एलियन डीएनए बोलते हैं, एलियन डीएनए। क्या इस डीएनए को क्या करते हैं, हम इस डीएनए को एक वेक्टर के साथ जोड़ते हैं, किसके साथ जोड़ते हैं, वेक्टर, ये हमारा हो गया वेक्टर, ठीक है। और वेक्टर के साथ हमने इस जीन को क्या कर दिया, देखिए ये हमने ये जीन यहां पर जोड़ दी जो हमारे पास थी। फिर इस वेक्टर को क्या करेंगे, किसी होस्ट सेल में भेजेंगे, होस्ट सेल में भेजेंगे। ये वेक्टर देखिए इस होस्ट सेल में यहां ये पहुंच गया, प्लाज्मिड, ठीक, ये यहां पर ये वेक्टर पहुंच गया। अब ये होस्ट सेल क्या करेगी, ये मल्टीप्लाई करेगी, मल्टीप्लाई कराएंगे इसको, कैसे कराएंगे, न्यूट्रिएंट, और मल्टीप्लाई होगी तो ये जो जीन आपने भेजा था, ये डिजायर्ड जीन का क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, मतलब ये सेल प्रोडक्ट। साधारण लैंग्वेज में यही है बायोटेक्नोलॉजी, समझ में आ रहा है। इसी में बहुत सारे सवाल जुड़े हुए हैं, एक एक करके देखते जाइए। क्या ये डीएनए
क्या जरूरत है प्लाज्मिड में जोड़ने की? क्या हम इसको डायरेक्ट किसी सेल में नहीं भेज सकते हैं? पहला सवाल तो ये बुक में समझाया पैराग्राफ में कि एलियन डीएनए को क्या जरूरत है वेक्टर के साथ ऐड करने की? क्या वो जो है सेल में डायरेक्ट नहीं भेजा जाता है? तो अगर डायरेक्ट भेज दिया जाए तो क्या वो सेल में मल्टीप्लाई खुद करेगा? क्या जरूरत है प्लाज्मिड की, प्लाज्मिड या वेक्टर की? इसको हम देखिए, सुनिए, वेक्टर या तो प्लाज्मिड हो सकता है या बैक्टीरियोफाज, दो ही होता है। या तो बैक्टीरियोफाज हो सकता है वेक्टर, या तो प्लाज्मिड हो सकता है, और कोई वेक्टर नहीं होता है। समझ में आया? जीन को ले जाने वाली सवारी है, ये सवारी है जीन की, वेक्टर कहते हैं इसको, वाहक कहते हैं हिंदी में। क्योंकि ये नहीं रहेगा तो इस जीन को सेल में कोई नहीं ले जाएगा। वो डायरेक्ट जीन ट्रांसफर होता है, पढ़े होंगे, वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर भी होता है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन समझ में आया कि ये जीन को वेक्टर के साथ जोड़ने की जरूरत क्यों है? क्योंकि ये वेक्टर ही जीन को ट्रांसफर करा रहा है। तो एक चीज नोट करके लिख लीजिएगा कि जीन जो है, जीन कैन बी ट्रांसफर बाय हेल्प ऑफ वेक्टर। हम वेक्टर की मदद से जीन को ट्रांसफर कर सकते हैं, करते भी हैं। वेक्टर क्या हो सकता है? या तो वो प्लाज्मिड होगा और या तो क्या होगा, वो बैक्टीरियोफाज होगा। बैक्टीरियोफाज, दो में से कुछ भी हो सकता है, दोनों में अलग अलग डिफरेंस। ठीक है, एक चीज समझ में आई, इसको हम प्लाज्मिड से ट्रांसफर कर। दूसरा है, जीन को डायरेक्ट भी भेज सकते हैं, प्लाज्मिड की जरूरत ही नहीं है, उसको बोलते हैं वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर, बिना वेक्टर के। तो लिखिएगा, जीन कैन बी ट्रांसफर विदाउट वेक्टर, बिना वेक्टर के। इसको क्या बोलेंगे? वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर। वेक्टर के बिना भी जीन को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये लास्ट में कहीं समझाया गया है, मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर में दिया है। जीन को ट्रांसफर करने के कई तरीके, एक तो हम प्लाज्मिड के साथ या वेक्टर के साथ जीन को ट्रांसफर करा सकते हैं होस्ट सेल में। दूसरा बिना वेक्टर के कैसे करेंगे, वो कई तरीके उन्होंने समझाए, वहां आगे बताएंगे। जीन गन से, एक गन होती है, उसमें डीएनए को लेते हैं और इसके ऊपर बम्बार्डमेंट, बारिश कराते हैं, जैसे गन की मदद से। गन में क्या लेते हैं? डीएनए, और डीएनए को इसके ऊपर बम्बार्ड कराएंगे तो डीएनए डायरेक्ट सेल में पहुंच जाएगा। ठीक, तो हम जीन को वेक्टर से भी ट्रांसफर कर सकते हैं, और जीन जो है वो किससे हो जाती है? डायरेक्ट भी ट्रांसफर हो जाती है, बिना वेक्टर के, आर्टिफिशियल तरीके से। और एक तीसरा तरीका होता है कि ना तो वेक्टर, ठीक, ना तो ये आर्टिफिशियल तरीका, अपने आप ही जीन ट्रांसफर हो जाएगी, अपने आप भी होती है। लिख लीजिएगा, जीन कैन बी ट्रांसफर बाय इटसेल्फ, अपने आप भी, ना तो वेक्टर की जरूरत ना ही कोई आर्टिफिशियल तरीका, अपने आप। तो लिख लीजिएगा, जीन कैन बी ट्रांसफर बाय इटसेल्फ, अपने आप भी ट्रांसफर हो सकती है। लेकिन प्लाज्मा वेक्टर को क्यों जोड़ा जाता है? उसका फायदा है भाई, अपने आप चलेगी तो गई, लेकिन नुकसान होगा, आपको बताऊंगा। ठीक है, आप अपने आप भी चलेगी, अपने आप जानते हैं कहाँ। आपने ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, ग्रिफिथ का ना, मॉलिक्यूलर वाले चैप्टर में दिया ना, उसमें वो करते क्या है, उन्होंने समझाया है कि एस स्ट्रेन का दो बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया ये, एक बैक्टीरिया ये, एक इंजेक्शन में वो दो तरीके का बैक्टीरिया लेते थे। एक हीट किल्ड बैक्टीरिया, हीट से मारा हुआ बैक्टीरिया, और एक बैक्टीरिया था आर स्ट्रेन और एक था एस स्ट्रेन। वायरुलेंट कौन सा था, बीमारी कौन सा कॉज कराता था? एस स्ट्रेन। एस को जो बीमारी कराता था बैक्टीरिया, उसको उन्होंने मार दिया था हीट से, और जो बीमारी नहीं कराता था उसको जिंदा रखे थे। एक ही इंजेक्शन में जब दोनों भर करके वो चूहे को लगाए, चूहा मर गया। अब बताइए, ये तो जो बीमारी को जो मार सकता था बैक्टीरिया, उसको आपने हीट से मार दिया था। जो कुछ नहीं कर पाता था तो चूहा मर कैसे गया? यही तो प्रूफ किया था उन्होंने। इसका मतलब उन्होंने कहा था कि यहां से जीन ट्रांसफर हुआ था इस बैक्टीरिया में, यहां से डीएनए ट्रांसफर हुआ था इस बैक्टीरिया में, यही तो हुआ था। तो जीन अपने आप भी ट्रांसफर हो गई।
उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन, ये 3 तरीके हैं। तो अपने आप जीन ट्रांसफर होती है तो आगे लिखिएगा 2 तरीके हैं उसके जो अपने आप वाले हैं। एक है ट्रांसफॉर्मेशन, यही तो था ना ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। दूसरा है कॉन्जुगेशन से अपने आप ट्रांसफर होती है, लेकिन ट्रांसडक्शन में बैक्टीरिया अपने आप नहीं ट्रांसफर होता, याद रखिए। बताइए किससे होता है ट्रांसडक्शन? अपने आप नहीं ट्रांसफर होती है जीन। एक सेल से दूसरे सेल में जीन ट्रांसफॉर्मेशन से अपने आप गई, मीडियम के द्वारा, बीच में मीडियम होगा ना। कंजुगेशन में 2 सेल के बीच में कंजुगेशन ट्यूब बनती है, पता ना, सेक्स पिली पढ़ा सबने ना, पिली और फिम्ब्री पढ़ा ना सेल वाले चैप्टर में। एक होता है फिम्ब्री और एक होता है पिली। पिली में सेक्स पिली होता है, एक 2 बैक्टीरिया के बीच में पिली आपस में जुड़ते हैं, ट्यूब बनती है कॉन्जुगेशन ट्यूब, इसका जेनेटिक मटेरियल इसमें ट्रांसफर, सेक्स पिली, ठीक। तो ये इससे भी जीन ट्रांसफर हो रहा है यहां पर। तो कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन में वायरस ले जाता है, एक सेल से दूसरे सेल में बैक्टीरियोफाज ले जाएगा, वो वेक्टर है, वो वेक्टर हो गया। वो डायरेक्ट नहीं हो रहा है, डायरेक्ट 2 ही तरीका है। समझ में आया? तो मैंने एक चीज समझ में आई कि यहां से जीन कैसे जाएगी, अपने आप भी जा सकती है, प्लाज्मिड से भी ले जा सकते हैं, और किससे, आर्टिफिशियल तरीके से, आर्टिफिशियल में जीन गन पढ़ेंगे, ठीक। अब दूसरी चीज क्या देखिए, अच्छा कोई बताएगा प्लाज्मिड से फायदा क्या ले जाने का? तुम क्यों प्लाज्मिड से ले जाते हैं जीन को, या बैक्टीरियोफाज से क्यों ले जाते हैं? सोच के बताइए। हाँ, जीन को, अब वही पॉइंट आ रहा है जो बुक में लिखा गया है। देखिए वही चीज, एक चीज समझिए, ये जो जीन है, ये जो जीन है, ठीक, अगर क्या ये जीन सेल में जाकर के, सेल के पास अपना डीएनए होगा कि नहीं होगा? जिस सेल में भेजा जाता है उसका अपना डीएनए होगा न्यूक्लियस के अंदर। ये जीन जो है इस सेल में पहुंची तो ये जीन मल्टीप्लाई नहीं करेगी, खुद नहीं करती है, याद रखिए। कोई भी एलियन डीएनए जब किसी सेल में भेजते हैं तो ये डीएनए मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है, इसीलिए इसको प्लाज्मिड के साथ जोड़ा जाता है। प्लाज्मिड के साथ क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि मैं लिख रहा हूं एलियन डीएनए, एलियन डीएनए कैन नॉट मल्टीप्लाई, कैन नॉट मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इन होस्ट सेल, होस्ट सेल, होस्ट सेल में मल्टीप्लाई नहीं करेगा। कब तक नहीं करेगा? जब तक टिल इट नॉट ए पार्ट ऑफ प्लाज्मिड। या तो उसको आप प्लाज्मिड के साथ जोड़ दीजिए, और मेन जेनेटिक मटेरियल, मेन जेनेटिक मटेरियल, इसको समझ लीजिए, यही समझाया गया। देखिए ये जीन किसी सेल, जानते हैं जीन अगर आपने कहीं बाहर निकाल लिया है तो जीन मल्टीप्लाई अपने आप नहीं करती है। हमारा मकसद बायोटेक्नोलॉजी में जानते हैं क्या है? कोई भी सेल से जब आप जीन निकालते हैं तो हमारा एक ही मकसद होता है कि इससे कुछ प्रोटीन बनवाना बड़े स्केल पर। तो बड़े स्केल पर बनाने के लिए इसकी बहुत सारी कॉपी रेडी करानी पड़ेगी, इसको बहुत बार मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ठीक। जितनी बार मल्टीप्लाई होगा उतनी कॉपी रेडी होंगी, और फिर ये क्या करेगी? प्रोडक्ट बनाएगी। यहां तो ये सेल एक बैक्टीरिया में भेजा गया है ना, तो थोड़ा सा प्रोडक्ट बनेगा। ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा तो जीन मल्टीप्लाई करेगा। तो ये जीन इस सेल में भेजा गया, जब तक इसको हम प्लाज्मिड के साथ नहीं जोड़ेंगे, पहली चीज तो अगर ये प्लाज्मिड के साथ नहीं जोड़ा गया है तो मल्टीप्लाई नहीं करेगा जाकर के। और मान लीजिए कोई बात नहीं, प्लाज्मिड के साथ मत जोड़िए, आप डायरेक्ट जीन ट्रांसफर कर रहे हैं ना, तो ये होस्ट सेल के जीनोम के साथ जुड़ना चाहिए। या तो वो प्लाज्मिड के साथ, उसको साथ में प्लाज्मिड के साथ भेजिए तब वो मल्टीप्लाई करेगा, या तो वो डायरेक्ट अगर जा रहा है तो होस्ट सेल का जीनोम मतलब डीएनए के साथ वो जोड़ना जरूरी है। वो अकेले जीन मल्टीप्लाई नहीं कर सकती है सेल के अंदर जाकर के, जैसे यहाँ पढ़े हैं। कारण सुनिए, हाँ बताइए। होस्ट वायरस का इन्फेक्शन पढ़ा आपने? वायरस जब HIV वायरस, जो कौन सा चैप्टर है वो आगे, ह्यूमन हेल्थ डिजीज में
HIV वायरस का लाइफ साइकिल दिया है। HIV वायरस जब अपना RNA भेजता है तो वो केवल RNA ही अंदर जाता है, बाकी सारा कवर बाहर रह जाता है वायरस का। RNA से बनता है DNA। अब ये DNA बताइए मल्टीप्लाई कर जाएगा इसमें? नहीं करेगा। वो लिखा है कि ये DNA इसके हमारे T लिम्फोसाइट, हमारी सेल के DNA के साथ ये जुड़ता है। उसके बाद जब हमारी सेल मल्टीप्लाई करती है तो ये भी मल्टीप्लाई करता है, जुड़ा हुआ DNA। यही तो स्वतः मल्टीप्लिकेशन एलियन DNA नहीं कर सकता किसी सेल में। या तो वो सेल के DNA के साथ जुड़ जाएगा। तो जब ये DNA मल्टीप्लाई करेगा, सेल मल्टीप्लाई करेगी तो DNA मल्टीप्लाई करेगा। जानते ही हैं बस, सेल जब मल्टीप्लाई करती है तो न्यूक्लियस भी तो 2 पार्ट में टूटता है। तो जो जीन आपने जोड़ा उसकी भी कॉपी बनेगी। या तो उसको आप प्लाज्मिड के साथ जोड़ दीजिए। किसके साथ जोड़ दीजिए? प्लाज्मिड। जैसे आपने के पास ये DNA है, आप क्या करिए, इसको DNA को आप सीधे इसको प्लाज्मिड के साथ जोड़ दीजिए। प्लाज्मिड के साथ हमने जोड़ दिया। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको किसी सेल में ले जा करके भेज दीजिए। ठीक। और सेल का अपने DNA ये है, ये सेल का अपना खुद का DNA है, ये पहुंच गया प्लाज्मिड। बताइए। एक चीज सुन लीजिए, डायरेक्ट में जो आपने वेक्टरलेस, जो डायरेक्ट आपकी बुक में दिया है डायरेक्ट वाला, वो ये नहीं कहा है। डायरेक्ट में, डायरेक्ट का मतलब ये है कि एक तरीका तो ये है कि इसको डायरेक्ट आप भेजिए। दूसरा तरीका जो डायरेक्ट एक और होता है, जो आर्टिफिशियल तरीका है जीन ट्रांसफर का, कि ये आपने प्लाज्मिड बना लिया। ठीक, ये प्लाज्मिड इस सेल में एक तरीका तो ऑटोमेटिक अपने आप जाएगा, और मान लीजिए अपने आप नहीं जा पा रहा है किसी वजह से, तो इसको आप क्या करेंगे, जीन गन से भेज सकते हैं। जो आर्टिफिशियल तरीके बुक में दिए हैं वो 2 तरीके के हैं। एक तो हम रिकॉम्बिनेंट DNA को भेजते हैं, अगर रिकॉम्बिनेंट DNA अपने आप सेल में नहीं जा रहा तो हम भिजवाएंगे अपनी इच्छा से जीन गन की मदद से। दूसरा है कि इस जीन को भी डायरेक्ट भेजा जा सकता है, वो उसको बोलते हैं वेक्टरलेस। हाँ, डायरेक्ट जाएगा तो उसको होस्ट सेल के जीनोम DNA के साथ जोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं करेगी उस सेल में जाकर के, जीन नहीं करेगी। अब कारण समझिए क्यों नहीं करती है। ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा तरीका, ध्यान सुनिएगा, सबसे अच्छा होता प्लाज्मिड के साथ भेजना। कोई हाँ बताइए। हाँ, सब बता रहे हैं। देखिए, एक तरीका तो ये है कि आपने इसको भेजा, ये होस्ट सेल के DNA के साथ जुड़ गया जाकर के। अब जब ये सेल डिवाइड करेगी तो DNA डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर मैं सब बता दे रहा हूं, वेक्टरलेस का मतलब है बिना वेक्टर के। आर्टिफिशियल तरीके से जब जीन भेजते हैं तो जो बुक में लिखा गया है उसमें आपके वेक्टरलेस नहीं समझाया गया है। आर्टिफिशियल तरीके से हम भेज रहे हैं जीन को, उसमें या तो आप प्लाज्मिड के साथ जोड़ करके आप खुद भेजिए, क्योंकि कभी कभी ये प्लाज्मिड डायरेक्ट नहीं पहुंच पाता सेल में। और या तरीका दूसरा है कि खाली ही जीन को डायरेक्ट भेजिए बिना प्लाज्मिड के, लेकिन अच्छा माना जाता है प्लाज्मिड के साथ भेजना। कारण यह है क्योंकि जब सिलेक्शन कराते हैं तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मेथड से कराते हैं ना। जैसे आपके पास ये 5 होस्ट, ये 3 होस्ट सेल है, ध्यान से देखिएगा। आपने एक DNA बनाया, ये प्लाज्मिड के साथ आपने जीन को जोड़ा, आपने तीनों में भेज दिया, किस सेल में पहुंचा कैसे पता लगेगा किस में गया किस में नहीं गया? जिसमें गया रहेगा उसी को तो आप सेलेक्ट करेंगे आगे, बाकी को तो वहीं फेंक देंगे ना, वहीं डिस्कार्ड। तो इसमें गया कैसे दिखेगा? दिखता तो है नहीं है DNA कहाँ गया। उसी के लिए सिलेक्शन कराते हैं। सिलेक्शन एंटीबायोटिक से किया जाता है या बीटा के, तो उसके लिए प्लाज्मिड का होना जरूरी है, क्योंकि प्लाज्मिड में ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लगी होती है, लगवाते हैं। ना, बिल्कुल नहीं। और सुनिए, नहीं सुनिए ध्यान से, यहां तक मैं वो भी समझा रहा हूं, 2 मिनट टकिए। ये समझ में आया ना, एलियन DNA को हम, ठीक है, होस्ट सेल में मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं करा सकते, हमको प्लाज्मिड के साथ भेजना पड़ेगा, और या तो क्या है,
वो अगर डायरेक्ट भी जा रहा है तो होस्ट सेल के जीनोम के साथ जुड़ना पड़ेगा, अभी मैं बता रहा हूं भी। लेकिन कारण इसका समझिए क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो भी डीएनए मल्टीप्लाई होता है उसके पास ओआरआई होना चाहिए। ओआरआई होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। एलियन डीएनए के पास अपना ओआरआई नहीं है, अपना ओआरआई नहीं होता है। ठीक, आपने किसी भी सेल से, सेल में कितने, हमारी सेल में कितना बड़ा डीएनए है, 2 मीटर का। आपने डीएनए को निकाला, यहाँ ओआरआई है, यहाँ ओआरआई है, यहाँ मल्टीपल ओआरआई होती है, पता होना चाहिए ह्यूमन के डीएनए में। यूकैरियोट्स में, बैक्टीरिया में सिंगल ओआरआई होती है। आपने जीन को यहां से काटा, इसमें ओआरआई नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक साइट है, वो होना चाहिए। तो कारण यही एलियन डीएनए डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर पाता है, क्योंकि उसमें ओआरआई जनरली नहीं होती है। ठीक है, तो कारण लिख लीजिएगा, रीजन इसका यही है। एलियन डीएनए डू नॉट कंटेन ओआरआई नहीं है, इसीलिए वो नॉट मल्टीप्लाई, कैन नॉट मल्टीप्लाई। ठीक है, इटसेल्फ, अपने आप डायरेक्ट नहीं कर सकता, या तो उसको प्लाज्मिड का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि प्लाज्मिड में ओआरआई होता है, या तो मेन डीएनए का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि मेन डीएनए में भी ओआरआई है। ये समझ में आया? हाँ, ये बात सही है, तो वो रेयर केस होता है। अगर आगे तो मल्टीप्लाई करेगा, आ गया तो मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन वो रेयर केस होता है। ठीक है, उसका जिक्र नहीं किया जाता। वो बात आपकी एकदम सही है, वो क्वेश्चन सोचने वाला है। अगर आया तो मल्टीप्लाई करेगा, ठीक, वो खुद मल्टीप्लाई करेगा। आगे देखिए, अब दूसरी चीज देखिए, प्लाज्मिड में जब जीन को भेजते हैं तो ये प्लाज्मिड डीएनए के साथ नहीं जुड़ता, ध्यान रखिएगा। प्लाज्मिड ऑटोनोमस बॉडी है, खुद मल्टीप्लाई कर सकता है, इसके पास खुद का ओआरआई है। तो जब ये मल्टीप्लाई करेगा सेल में, जैसे मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, कोई ई कोलाई है, ठीक, इसके पास अपना खुद का डीएनए है ना। आपने क्या किया, एक जीन लिया, चाहते हैं जीन का प्रोडक्ट बड़े स्केल पर बनाना। जैसे बड़े स्केल का मतलब है आप चाहते हैं कोई एंटीबायोटिक बनाना, एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक क्या कौन बनाता है, पहले तो ये बताइए। यही से एग्जांपल समझ में आया। एंटीबायोटिक कहाँ से मिलती है हमको? बैक्टीरिया से। कहाँ से मिलती है हमको? या तो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया से मिलती है, बैक्टीरिया एंटीबायोटिक बनाते हैं नेचुरली, जैसे पेनिसिलिन फंगस, या तो फंगस से एंटीबायोटिक मिलती है, फंजाई भी बना देती हैं, पेनिसिलियम फंगस, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, बेसिलस बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक बनती है, ठीक। लेकिन ये बैक्टीरिया इतनी ज्यादा एंटीबायोटिक नहीं बना पाते हैं बेचारे, जिससे पूरी पॉपुलेशन का इंडिया में जितनी है कि सबको सप्लाई एंटीबायोटिक हो जाए। इसीलिए बायोटेक्नोलॉजी का सहारा लिया था। यहाँ समझिएगा क्यों बायोटेक्नोलॉजी का सहारा लिया, क्यों हम जीन को निकाल रहे हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया फंगस इतनी एंटीबायोटिक नहीं बना पा रहे हैं। तो क्या करेंगे, इनसे हम वो जीन को निकालेंगे जिसकी वजह से एंटीबायोटिक बन रही है पर्टिकुलर। तो हमने ये जीन निकाल लिया, ये बना सकती है कौन सी एंटीबायोटिक, टेट्रामाइसिन मान लीजिए। अब इस जीन को क्या जानते हैं मल्टीप्लाई करेगी नहीं, तो इसको क्या करेंगे, प्लाज्मिड में जोड़वाएंगे। जोड़ दिया प्लाज्मिड, अब ये प्लाज्मिड में समझाऊंगा, जोड़ दिया। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं ना जीन को, क्योंकि जितनी बार इसकी जितनी कॉपी रेडी होगी, जितनी ज्यादा, उतना ही एंटीबायोटिक बनेगा। लेकिन ये एंटीबायोटिक बाहर नहीं बना सकता, ये एंटीबायोटिक तब बनाएगा जब कहीं सेल में पहुंचेगा तभी। अरे सेल तो चाहिए, तो इसको हम प्लाज्मिड में क्यों जोड़े, समझ में आया। अब इसको सेल में क्यों भेजेंगे, इधर देखते रहिए, प्लाज्मिड में क्यों जोड़ा, क्योंकि खुद मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, हमको मल्टीप्लाई करा के इसको एंटीबायोटिक ढेर सारा बनाना है। तो हम इसको सेल में क्यों भेजेंगे, क्योंकि सेल में भेजेंगे तभी ये मल्टीप्लाई करेगा, अकेले प्लाज्मिड बाहर मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है। तो हमने एक होस्ट सेल का सहारा लिया। वो सेल क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं होस्ट सेल, ठीक। अब कहीं लिख लीजिएगा होस्ट सेल क्या क्या हो सकता है, ठीक है, कहीं साइड में लिख लीजिएगा होस्ट सेल क्या क्या आप ले सकते हैं। तो होस्ट सेल में हम बैक्टीरिया ही लेते हैं जनरली, क्या लेते हैं, बैक्टीरिया ले सकते हैं, प्लांट सेल भी ले सकते हैं, एनिमल सेल भी ले सकते हैं।
हम किसी बैक्टीरिया में जीन को भेज सकते हैं होस्ट सेल मल्टीप्लाई कराने के लिए, प्लांट सेल का भी सहारा ले सकते हैं, ठीक, और एनिमल सेल का भी। जानते हैं एंटीबॉडी कौन बनाता है? एनिमल। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी की मदद से प्लांट सेल में एंटीबॉडी को बनाने वाला जीन भेजा गया और प्लांट बनाता है एंटीबॉडी, प्लांटीबॉडी बोलते हैं उसको, प्लांट बनाता है एंटीबॉडी। अब सोचिए, तो प्लांट सेल में भी भेज सकते हैं हम जीन को, एनिमल सेल में भी भेज सकते हैं। जैसे जो डोली जो बनाई गई थी भेड़, उसको बनाने के लिए एनिमल सेल में हमने जीन को भेजा गया था। और जनरली क्या यूज करते हैं? तो जनरली कहा जाएगा बैक्टीरिया। अगर आ जाए कि मोस्ट कॉमन होस्ट सेल कौन सी होती है, तो बैक्टीरिया। ये जनरली इसी को यूज करते हैं, सबसे ज्यादा कॉमन होस्ट सेल ये। क्यों? क्योंकि ये 20 मिनट में 2-2 कॉपी बनाता है अपनी। भाई आप प्लांट सेल ले रहे हैं तो प्लांट सेल 24 घंटा लेगा मल्टीप्लाई कराने में, ठीक है। एनिमल सेल ये 20 मिनट में 2-2 कॉपी बनाए। जितनी ज्यादा कॉपी रेडी हो जाएंगे उतना ही आपका जो है जो जीन भेजे उसकी कॉपी रेडी, उतना ही प्रोडक्ट ज्यादा। तो होस्ट सेल में ये 3 हो सकते हैं। प्लांट बैक्टीरिया को प्रेफर किया जाता है क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन टाइम शॉर्ट होता है। अब आपने कहा कि जो प्लाज्मिड यहाँ भेजेंगे, ये प्लाज्मिड इसके साथ नहीं जुड़ता है, ठीक। प्लाज्मिड में हमने जीन को जोड़ा था, ये प्लाज्मिड खुद मल्टीप्लाई करेगा इस सेल में। अगर ये सेल एक बार मल्टीप्लाई करेगी तो प्लाज्मिड कितनी बार मल्टीप्लाई करेगा? कई बार। उसकी वो डिपेंड करता है इसका कॉपी नंबर कितना है। एक वर्ड पढ़ेंगे कॉपी नंबर। ये प्लाज्मिड 2 बार भी मल्टीप्लाई कर सकता है, 4 से 10 कॉपी भी बना सकता है। एक बार में ये 10 कॉपी बना सकता है, 100 कॉपी, 100 से ज्यादा कॉपी, ठीक। तो प्लाज्मिड खुद मल्टीप्लाई करता अलग से। समझ में आया यहाँ तक? प्लाज्मिड को आप एनिमल सेल में भी नहीं, तो एनिमल सेल के लिए रेट्रोवायरस यूज किया था। यानी एनिमल सेल में जीन को भेज रहे हैं तो रेट्रोवायरस की मदद से भेजना पड़ेगा। प्लाज्मिड बैक्टीरिया के लिए यूज करते हैं और प्लांट सेल के लिए प्लाज्मिड यूज करते हैं। एनिमल सेल में हम रेट्रोवायरस से जीन को भेजते हैं। हाँ, एनिमल सेल होस्ट सेल एनिमल सेल भी हो सकती है, प्लांट सेल भी हो सकती है, बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया में जीन को भेज रहे हैं तो प्लाज्मिड से भेज देंगे, प्लांट सेल में भेज रहे हैं प्लाज्मिड। लेकिन एनिमल सेल में रेट्रोवायरस यूज किया था, वेक्टर, वहां प्लाज्मिड यूज नहीं करते हैं। समझ में आया? तो ये थोड़ा सा कुछ चीजें आपको शुरुआत की समझ में आ गई कि एलियन डीएनए को क्यों जोड़ते हैं इसके साथ और क्यों होस्ट सेल का सहारा लेते हैं। क्योंकि बाहर ना तो प्लाज्मिड मल्टीप्लाई कर सकता है और ना ही ये डीएनए मल्टीप्लाई कर सकता है बाहर। समझ में आया? अब देखिए आगे स्टेप बाय स्टेप देखते रहिएगा, जहां नहीं समझ में बताइएगा। अब बायोटेक्नोलॉजी का या बायोटेक्नोलॉजी को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं, ठीक, या इसको बोलते हैं आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं? आरडीटी। मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग के 2 नाम है। जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम क्या कह सकते हैं? आरडीटी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्यों कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग? क्योंकि इसमें जीन के साथ इंजीनियरिंग करते हैं। हम एक जीन को निकालते हैं, कहीं दूसरी जगह भेजते हैं। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्यों कहते हैं? क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में हम एक जीन को प्लाज्मिड के साथ जोड़ते हैं। तो यही है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जीन को किसी वेक्टर के साथ जोड़ दीजिए, बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्योंकि ये भी डीएनए है प्लाज्मिड, और जो आपने जोड़ा वो भी डीएनए है, तो 2 अलग अलग डीएनए जुड़ गया, तो ये बन गया रिकॉम्बिनेंट मिक्स डीएनए। समझ में आया? इसकी टेक्नोलॉजी की जाती है। अब पहला जेनेटिक इंजीनियरिंग या आरडीटी जो जीन की जो इंजीनियरिंग पहली सबसे पहले 2 साइंटिस्ट थे, बोहेर एंड कोहेन ने किया था, ठीक है। तो पहला जो एक्सपेरिमेंट था, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वो था 1972, हाँ 19 से। ये पूछा था फर्स्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट किसने किया? बोहेर एंड कोहेन 2 साइंटिस्ट ने किया था, ठीक है। 1972 में क्या किया था इन्होंने एक
एंटीबायोटिक को बनाने वाली जीन को कहीं से निकाला, किसी बैक्टीरिया से, और एक दूसरे बैक्टीरिया में उसको भेज दिया, ठीक है, किसी दूसरी सेल में भेज दिया, यही किया था। तो इन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट जो था आइसोलेटेड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस लिखा है क्या, पढ़िए, हाँ, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पूरा पढ़ लीजिए एक बार फिर से। रेजिस्टेंस, हाँ, तो वो समझा रहा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को क्या किया, आइसोलेट किया एंड ट्रांसफर इन अदर होस्ट सेल, दूसरी होस्ट सेल में ट्रांसफर किया, ठीक है। वो होस्ट सेल क्या थी, बैक्टीरिया थी, किसी बैक्टीरिया में उसको ट्रांसफर किया। कहां से निकाल के लाए थे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, किसी बैक्टीरिया से, जो, ठीक है, किसकी मदद से, बाय हेल्प ऑफ प्लाज्मिड की मदद से, ठीक। अब वो प्लाज्मिड कहां से लाए थे, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। आप थोड़ा सा समझ लीजिए, देखिए क्या है वो। एक होता है एंटीबायोटिक बनाने वाली जीन, बैक्टीरिया एंटीबायोटिक बनाता है ना, उसमें कोई जीन होगी जो एंटीबायोटिक बनाती होगी। एक होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, वो होती है प्लाज्मिड में, याद रखिए, कहाँ होती है, प्लाज्मिड में। तो उन्होंने क्या किया, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को आइसोलेट किया, कहां से, प्लाज्मिड से, क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि एंटीबायोटिक का उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। अगर ये जीन, मैं कहूँ ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, इसको आप किसी प्लाज्मिड में जोड़ करके किसी बैक्टीरिया में भेज दीजिए, तो वो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, तो इस जिसमें भेजेंगे उस बैक्टीरिया के ऊपर टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बैक्टीरिया ही एंटीबायोटिक बनाता है, ध्यान सुनिएगा, और बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक यूज भी किया जाता है। बैक्टीरिया ही एंटीबायोटिक को बनाता है और बैक्टीरिया को मारने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, उसी एंटीबायोटिक को यूज भी करते हैं। तो जिस बैक्टीरिया में ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन पहुंचेगा, उसके ऊपर वो एंटीबायोटिक का फर्क नहीं पड़ेगा, कोई मरेगा ही नहीं उससे, कितना भी मिला लीजिए टेट्रासाइक्लिन। समझ में आया। तो इन्होंने एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को आइसोलेट करके उसको प्लाज्मिड की मदद से क्लोन कराया था, ठीक। अब समझिए टूल्स क्या होता है, ठीक है, या स्टेप समझाने पहले देखिए बायोटेक्नोलॉजी के स्टेप्स आप देख लीजिए एक साथ। पहले स्टेप्स ऑफ आरडीटी। बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग और क्या कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में हम एक डीएनए बनाते हैं, उस डीएनए को क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट। अब शुरुआत से देखिए, आप बायोटेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, आइसोलेशन ऑफ जीन, आइसोलेशन ऑफ जीन। आप एक जीन को आइसोलेट करेंगे, निकाल के लाएंगे कहीं से एक जीन। वो जीन क्या है, एलियन डीएनए या डिजायर्ड डीएनए, आपकी इच्छा के अनुसार रहेगा, वो मनचाहा डीएनए, जिसको आप कुछ बनाना चाहते हैं जिससे, एलियन डीएनए। फिर क्या करेंगे बताइए, आपने ये जीन निकाल लिया, कैसे निकालेंगे, पूरा स्टेप है ये। दूसरा क्या करेंगे, इसको प्लाज्मिड के साथ जोड़ेंगे, ठीक है, यही करेंगे ना। या उसके भी पहले कह सकते हैं एक प्लाज्मिड को कहीं से आइसोलेट करके ले आएंगे। भाई हमने जीन को किसी सेल से निकाला, ये सेल में जीन था, निकाला बाहर, लेकिन आप प्लाज्मिड को भी तो कहीं से लेके आएंगे। ये प्लाज्मिड मार्केट में ऐसे मिल जाएगा, प्लाज्मिड को कहीं से आइसोलेट करेंगे। प्लाज्मिड कहाँ मिलेगा अभी आगे समझ में आएगा, ठीक। प्लाज्मिड को हमने कहीं से लिया आइसोलेट, तो आइसोलेशन डीएनए का भी करते हैं और साथ में एंड लिख सकते हैं समझने के लिए, एंड प्लाज्मिड का भी आइसोलेशन कर सकते हैं, करेंगे। फिर दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए,
रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब आपने क्या किया, आपके पास एक था जीन, आप एक ले आए प्लाज्मिड, दोनों को आपने जोड़ लिया तो क्या बन गया ये, अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब क्या करेंगे, तीसरा स्टेप, इस डीएनए को कहीं भेजेंगे तो डायरेक्ट अपने आप भी पहुंचेगा, आर्टिफिशियल तरीके से भी भेज सकते हैं अगर नहीं पहुंच पा रहा है तो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब वही है, ट्रांसफर किया जाता है, ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन होस्ट सेल। अब होस्ट सेल क्या क्या हो सकती है बता दिया है, प्लांट सेल भी हो सकती है, एनिमल या माइक्रो भी हो सकता है। अब ट्रांसफर हो गया, अब कैसे पता लगेगा किस सेल में ट्रांसफर हुआ है, देखिए ये आपने डीएनए, आपके पास में कई होस्ट सेल हैं, किस में पहुंचा कैसे पता लगेगा, किस में गया नहीं पता हमको, तो सिलेक्शन कराएंगे। जैसे इतने बच्चे बैठे हैं, कौन बच्चा पढ़ने में तेज है तो कैसे पता लगेगा, वो टेस्ट कराया जाएगा, रिटन टेस्ट। तो ऐसे ही ये किस में पहुंचा, इसमें गया, किस में पहुंचा, इन दोनों में गया, कैसे पता लगे, सिलेक्शन कराते हैं। वो सिलेक्शन कैसे होता है पूरा स्टेप। चौथा है सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल, रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल। देखिए जिस सेल में पहुंचेगा उस सेल को आप नॉर्मल सेल नहीं कहेंगे। मान लीजिए ये सेल इस डीएनए को ले लिया अपने अंदर, तो अब ये रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल हो गई, ये नॉर्मल होस्ट सेल है, ठीक है। इसने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को टेकअप कर लिया तो रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल, इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेंट। ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, जिस सेल में नहीं पहुंचेगा उसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। जिस सेल में पहुंच गया वो ट्रांसफॉर्मेंट। उसमें भी दो तरीके होते हैं, ठीक है, एक रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट होता है, एक नॉन रिकॉम्बिनेंट, वो जानता है। एक रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट होता है, एक नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट होता है। हाँ बताइए। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि ये एक तो जिस सेल में नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा, वो तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, और ट्रांसफॉर्मेंट जिसमें ये डीएनए पहुंचेगा उसमें भी दो कैटेगरी है, एक रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है, एक नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है। हाँ देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि ये प्लाज्मिड में रिकॉम्बिनेंट डीएनए जोड़ा ही नहीं है इसमें। अब भाई आपने जोड़ा तो आप फेविकोल से थोड़ा ना चिपकाने गए हैं इसको, आपने तो मिक्स कर दिया। आपने क्या किया, आपके पास बहुत सारे एलियन डीएनए है, ध्यान से देखिएगा, आपने बहुत सारे प्लाज्मिड को काट के ले आए। जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी में एक्सपेरिमेंट में कई बार बार किया था, ऐसे इसमें सियोरिटी के लिए बहुत सारा जीन लेके आते हैं हम, ठीक है, और बहुत सारे प्लाज्मिड लेते हैं हम, ना तो एक जीन नहीं रहता है। अब आप कहेंगे आपने जीन तो एक निकाला था, इतनी सारी कहां से आ गई कॉपी? जीन तो एक सेल से निकाल के लेके आए थे, एक ही जीन था, इतनी कॉपी कहां से आ गई बिना मल्टीप्लाई कराए? तो पीसीआर एक टेक्नोलॉजी होती है, पीसीआर से क्या करते हैं हम, जीन की बहुत सारी कॉपी रेडी कर लेते हैं पहले, फिर प्लाज्मिड की भी कॉपी उसी से रेडी कर लिया, ठीक। अब ढेर सारे हो गए, अब सबको जोड़े तो जोड़े पता लगा इनमें तो जुड़ा, इनमें जुड़ा ही नहीं है। तो जब ये जुड़े वाले पहुंचेंगे जिस सेल में, चूंकि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन के पहुंच जा रहा है तो ये रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल मानी जाएगी। रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, ये भी ट्रांसफॉर्मेंट है लेकिन इसमें बिना जुड़ा हुआ जा रहा है, जुड़ के नहीं जा रहा है, खाली प्लाज्मिड जा रहा है। तो ये ट्रांसफॉर्मेंट तो हुआ, कोई चीज बाहर से पहुंची, इसमें कोई डीएनए गया लेकिन वो हमारा वाला डीएनए नहीं गया, जोड़ा वाला नहीं गया, तो नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट तो ये भी है। समझ में आया? वो भी आगे बताएंगे उसको, देखिए। तो इस तरीके से देखिए ये हो गया, सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन कैसे करते हैं? बाय या तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मेथड से, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मेथड, एंटीबायोटिक अप्लाई कराएंगे, या तो बीटा गैल्जीन से करेंगे, एक बीटा गैल्जीन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उससे करेंगे। कॉलोनी का कलर देखते हैं। आप सपोज करिए आपकी इस सेल में जीन पहुंच गया था और आपको ये सेल मिल भी गई, आपने खोज लिया किसी सेल में पहुंचा था, सेलेक्ट कर लिया आपने इस सेल को, बाकी को फेंक दिया किनारे। अब क्या करेंगे इसको?
अब ये सेल है तो इसका अपना डीएनए होगा, हमारा डीएनए ये पहुंचा प्लाज्मिड के साथ, ये सेल मल्टीप्लाई करेगी ना, तो सेल को मल्टीप्लाई कराने के लिए कोई न्यूट्रिएंट मीडियम तो देना पड़ेगा। जैसे बीज को बोने के लिए बिना फील्ड में बीज कैसे जम जाएगा, तो इसको खाना पीना देना पड़ेगा। तो इस सेल को कहाँ रखेंगे, या तो आप छोटी सी प्लेट में ये सेल को भेज सकते हैं जो आपने सेल बना के भेजी है, तो ये क्या करेगी, सेल मल्टीप्लाई करेगी ना। अरे सेल की 2 कॉपी बनेंगी नहीं बनेंगी, खाना पीना मिल रहा है तो मल्टीप्लाई करेगी। तो आपका ये प्लाज्मिड भी मल्टीप्लाई करेगा सेल के अंदर कई बार। अगर सेल एक बार मल्टीप्लाई की तो प्लाज्मिड कई बार मल्टीप्लाई करता है, ये भी जानिए। प्लाज्मिड ऑटोमेटिक अपने आप मल्टीप्लाई करता रहता है वो, ठीक है। तो ये जो जीन आपने भेजा था, इस जीन से कोई प्रोडक्ट बनेगा, कैसे बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनती है ना, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन से बनेगी और प्रोटीन बन जाएगी, तो प्रोटीन यहां से निकल करके कहाँ आ जाएगी, बाहर, और आप इसको यहां से आइसोलेट कर लेंगे। तो अगला तरीका, और इसको अगर चाहते हैं बड़े स्केल पर तो बायोरिएक्टर यूज करेंगे, पता ना बायोरिएक्टर। छोटे स्केल पर हम प्लेट में यूज कर सकते हैं, बड़े स्केल पर बायोरिएक्टर यूज करेंगे। तो सिलेक्शन कराने के बाद में क्या करेंगे, इसको ग्रो कराएंगे, ठीक है, न्यूट्रिएंट मीडियम में। ग्रो ऑफ रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल को या कल्चर करेंगे, लिखा गया है कल्चर ऑफ रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल, रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल को कल्चर कराएंगे इन न्यूट्रिएंट मीडियम में, न्यूट्रिएंट मीडियम। अब छोटे स्केल पर भी करा सकते हैं, बड़े स्केल। और लास्ट में है आइसोलेशन ऑफ द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट वो बनाएगी। अगर एंटीबायोटिक की जीन भेजी आपने तो जिस जगह पर वो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या होगा, उसमें एंटीबायोटिक मिलेगा आपको। तो आइसोलेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बना है उसको क्या करेंगे, आइसोलेट करा लेंगे वहां से। और लास्ट स्टेप है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, बताइए। आइसोलेशन में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मेथड नहीं अपनाएंगे, वो सिलेक्शन में अपनाते हैं। तो अच्छा, आइसोलेशन ऐसे समझिए, प्रोडक्शन हो रहा है अल्कोहल का, बनता ना, बियर वाइन बनती है ना, तो बियर का प्रोडक्शन बार्ले से, एप्पल जूस से, सबसे कराते हैं ना। तो आपने ईस्ट मिला दिया किसके साथ में, ग्रेप जूस या एप्पल जूस के साथ में या बार्ले के साथ में, और बन गया अल्कोहल प्रेशर टैंक में। अब उस अल्कोहल को वहां से निकालना पड़ेगा ना, ठीक है। तो वही है आइसोलेशन, जो प्रोडक्ट बन चुका है उस प्रोडक्ट को वहां से निकाल के हटा लीजिए। हम लोग जो एलियन डीएनए लेंगे उसमें कोई एंटीबायोटिक को लेना, हाँ, एंटीबायोटिक प्लाज्मिड जो है उसकी प्रॉपर्टी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होती है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी प्लाज्मिड में होती है, लेकिन डीएनए में नहीं होती है। हाँ, ठीक है, और बताइए। जब दोनों को जोड़ेंगे तो जो फाइनल प्रोडक्ट में आएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट की प्रॉपर्टी होगी ना। बिल्कुल। तो जो आइसोलेट करेंगे रिकॉम्बिनेंट को, तो प्रोडक्ट में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन मिलेगा हमको। देखिए, एंटी प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इसलिए रखी जाती हैं, ध्यान सुनिए, ताकि ये सिलेक्शन करा सकिए, नहीं तो पता नहीं लगेगा कि हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए किस सेल में पहुंचा, कैसे पता लगेगा। ये छोड़ दीजिए कि जिस सेल में पहुंचा रहेगा, आप कहने का मतलब ये है कि ये प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है, ये जिस सेल में जाएगा उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी बनी रहेगी, जाहिर सी बात है बनी रहेगी। हमको उससे लेना देना नहीं, हमारा मकसद क्या था, हम जो जोड़ के भेज रहे हैं इसमें साथ में, उससे कुछ बनवा लेना, बस काम खत्म। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है नहीं है, अगर भाई रहेगा तब यहाँ सिलेक्शन करा देगा, नहीं रहेगा वो सब गायब हो जाएंगे, इसलिए है, क्योंकि वहाँ हमारा उसको यूज नहीं है उसका। हाँ बताइए। रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट का मतलब बायोटेक्नोलॉजी से जो कुछ भी आप बना ले रहे हैं, कुछ भी जो बना रहे हैं वो होता है रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट।
क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को तो भेजते हैं, तो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट या रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग प्रोटीन ही बनवाते हैं जनरली। इंसुलिन क्या है? प्रोटीन ही तो है, एंजाइम लेकिन प्रोटीन है ना वो। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होती है? ये फाइनल स्टेप होता है। आपने कोई एंटीबायोटिक बना लिया, आइसोलेट कर लिया, अब एंटीबायोटिक को पब्लिक में सप्लाई कराने से पहले उसकी टेस्टिंग करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे, वो एंटीबायोटिक काम कर रही है कि नहीं। जैसे वैक्सीन बनाई गई ना, तो वैक्सीन को डायरेक्ट मार्केट में नहीं भेजा गया, सबसे लास्ट में उसका डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कराया गया होगा, उसको अप्लाई कराया गया होगा, पहले एनिमल्स पे ट्रायल किया गया होगा, ठीक है, टेस्ट किया गया, वही टेस्टिंग ये है। प्यूरिफिकेशन और टेस्टिंग इसी में आता है। उसको प्यूरिफाई करना, टेस्ट करना, अप्लाई करा के देखना, तब भेजना। फाइनल स्टेप है ये आरडीटी का, सबसे लास्ट स्टेप। ये बुक में 2 लाइन में लिखा गया, समझ में आया? ये हो गया स्टेप। अब यही स्टेप को धीरे धीरे पूरे चैप्टर में समझना है। थोड़ा सा आज ज्यादा फास्ट नहीं चला देखिए, क्योंकि ये समझ में आपको आता नहीं अगर आप ये नहीं समझते धीरे धीरे तो। ठीक, इसमें कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो बताइए। हाँ, ये अभी चीज प्लाज्मिड के बारे में आपको मैं बताऊंगा। मैं प्लाज्मिड अगली बार समझाऊंगा, टाइम नहीं। और बताइए, और कुछ समझ में नहीं आया हो तो। हमको इसके बाद बताना है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, एक टॉपिक समझाना है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं? टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देखिए एक चीज समझ लीजिए 10 मिनट के अंदर, बायोटेक्नोलॉजी का टूल्स क्या है। बायोटेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसका टूल सामान क्या क्या इसमें आपकी आवश्यकता, रिक्वायरमेंट क्या क्या है। ठीक, तो पहली रिक्वायरमेंट तो हमारे पास है कि डिजायर्ड, और डिजायर्ड जीन से भी क्या है, हमारे पास एक सेल होनी चाहिए। ठीक, सेल में डीएनए होगा, उसमें से आप जीन को निकालेंगे ना, सेल होने चाहिए जिससे आप जीन को निकाल रहे हैं। इसके बाद में क्या होना चाहिए, आपके पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होना चाहिए। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्योंकि सेल से डीएनए को ये नहीं लिखा गया, उसमें सीधे बुक में लिखा गया डिजायर्ड जीन, ये लिखा ना, है ना। मैं पूरे को एक साथ कर दूंगा। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटेंगे उसको। अरे सेल से डीएनए को निकालने के लिए आप कई तरीके अपनाएंगे। जब जीन को निकाल लेंगे तो डीएनए को यहां से इसको कट करने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तीसरा क्या है, पॉलीमरेज, पॉलीमरेज एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम यूज करेंगे। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज, कौन सा पॉलीमरेज? डीएनए। चौथा है हमारे पास पीसीआर मशीन होना चाहिए। पीसीआर मशीन के लिए से मदद से उस जीन की कई कॉपी रेडी करा सकते हैं आप। ठीक, और क्या होना चाहिए? वेक्टर होना चाहिए, वेक्टर, जिसकी मदद से जीन को ट्रांसफर कराएंगे। और क्या होना चाहिए? होस्ट सेल होनी चाहिए, जहां जीन को भेजेंगे। देखिए 3 चीज मेन है जो बुक के अकॉर्डिंग लिखा गया है तो बहुत कुछ। बुक के अकॉर्डिंग डिजायर्ड जीन होना चाहिए आपके पास, एलियन डीएनए। ठीक, आपके पास क्या होना चाहिए? पॉलीमरेज एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम ये वाला होना चाहिए। आपके पास वेक्टर होना चाहिए और होस्ट सेल, यही लिखा गया ना। हाँ, लाइगेज होना चाहिए, लाइगेज। 7 नंबर में लिखिएगा यहीं कहीं आगे, लाइगेज एंजाइम, लाइगेज एंजाइम। बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, ये सब पढ़ रखे हैं। ठीक है, इसका काम आप सब जान रहे हैं। पीसीआर का काम, वेक्टर का काम, सेल का काम, लाइगेज भी जानते होंगे। कोई बताए इसका काम क्या है? पॉलीमरेज एंजाइम कहाँ यूज होता है? हाँ हाँ, क्या कर रहे हैं? हाँ, पॉलीमरेज डीएनए को रेप्लिकेट कराने में मदद करता है, लेकिन डीएनए को तो हम पीसीआर से रेप्लिकेट करा रहे हैं, तो पीसीआर में भी तो पॉलीमरेज यूज होता है ना। बिना पॉलीमरेज के पीसीआर मशीन चलेगी? नहीं चलेगी ना। ठीक है, हाँ, तो डीएनए को मल्टीप्लाई कराने के लिए हमको इसको पॉलीमरेज एंजाइम यूज करना पड़ता है। लाइगेज एंजाइम क्या करता है? ये डीएनए जो आप काट के लेके आए हैं, इसको प्लाज्मिड के साथ जोड़ने का काम यही करेगा, ये जोड़ेगा ये। ठीक है, एलियन डीएनए को होस्ट प्लाज्मिड के साथ ऐड करता है। लिख लीजिएगा, नहीं समझ में आता है। ये लाइगेज क्या करता है? ये ऐड करेगा, जोड़ेगा, ज्वाइन कराएगा, इसको
एलियन डीएनए को, एलियन डीएनए टू प्लाज्मिड, प्लाज्मिड के साथ ये जोड़ेगा। समझ में आया? अब इसको अगली बात अच्छे से पढ़ के चले जाइएगा, और अगर कोई समस्या होगी तो बताइएगा इस चैप्टर में, ठीक है? कोई भी आपका सवाल होगा बताइएगा, ठीक? और संख्या थोड़ी सी बढ़ा लीजिए। क्या कर रहे हैं? कल से 3 दिन नहीं आएंगे? वेरी गुड। तो ये बहुत खतरनाक चैप्टर चल रहा है, ये छूट गया ना तो ये आपको ना बीएससी में बायोटेक्नोलॉजी समझ में आएगी, जान लीजिए, ना आगे समझ